गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम भूगोल का 5th लेसन प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पढ़ेंगे। विद्यार्थी, प्राकृतिक क्या है? प्रकृति जनित ही प्राकृतिक कहलाता है, यानी नैसर्गिक। आज हम अपने स्कूल, घर के आस पड़ोस में हम देखते हैं अनेक प्रकार के पौधे हैं, अनेक प्रकार की झाड़ियाँ हैं, अनेक प्रकार की घास है, पशु पक्षी हैं। ये सारे के सारे प्रकृति जनित ही प्राकृतिक कहलाता है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना भी कर सकते हैं। विशाल देश के साथ अनेक प्रकार के जैव रूप हैं, उनकी कल्पना भी कर सकते हैं। और भारत देश है विश्व के कुल जो मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश है उनमें से एक है। यानी इसका स्थान भी विश्व के अंदर कौन सा है? 10वां स्थान है। विश्व में कौन सा है? 10वां स्थान भी है। और यहाँ लगभग क्या 47,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं और विश्व के अंदर 10वां स्थान भी माना जाता है। और एशिया में ये चौथा स्थान है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों में से 6% भारत का माना जाता है। और इस देश में अनेक प्रकार के जो बिना फूलों के पौधे हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे फर्न, शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों की जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ व ताजे व समुद्री पानी में पाई जाती है। यानी अनेक प्रकार की जो जानवर के साथ साथ मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। यानी ये सारी की सारी 90,000 जातियाँ हैं। इसका मतलब है कि भारत क्या है? विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ के रूप में भी जाना जाता है। यानी एक अपने अलग छवि रखता है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है। प्राकृतिक वनस्पति है कि जो मनुष्य की सहायता के बगैर प्रकृति में जो पैदा अपने आप हो, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। और लंबे समय तक उस मानवीय प्रभाव उस पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति कहा जाता है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल, बागवान वनस्पति का भाग तो है कि परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ये क्या है? विभिन्न प्रकार की कृषि जगत फसलें, फल, बागवान वनस्पति के भाग तो है, ये वनस्पति का भाग, लेकिन उसे प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहते, क्योंकि उसे मनुष्य द्वारा जनित होता है। मनुष्य उसको तैयार करता है, लेकिन प्रकृति अपने आप पैदा होती है, जिस पे मनुष्य का किसी प्रकार का रोल यानी भूमिका नहीं होती। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र से किसी समय पौधे की उत्पत्ति से। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से। इस तरह से प्राणी जगत होता है, उसमें जानवरों के विषय में बताया गया है। वनस्पति तथा वन्य प्राणी में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। देखिए, वनस्पति तथा वन्य प्राणी में इनकी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला पॉइंट इसका है धरातल। धरातल नहीं, भूमि विशेष। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि पर क्या है? वनस्पति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार, मैदान, शीतोष्ण कटिबंध में से एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? देखिए, भूमि पर वनस्पति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। भूमि कैसे? कहीं पठारी भूमि है, कहीं रेगिस्तानी है, कहीं दोमट मिट्टी वाले, अलग अलग प्रकार की है। उस वनस्पति पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो हम ये कह सकते हैं पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, शीतोष्ण है, कटिबंधों है, एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। तो धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा धरातल होगा वैसी वनस्पति मिलेगी। अब मान लेती है अपने रेगिस्तान की बात करते हैं, तो रेगिस्तान में क्या है? कंटीली झाड़ी ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में क्या पानी का अभाव रहता है। और पानी का अभाव रहता है तो वहाँ क्या होता है कि इतने बड़े पत्तों वाले जो पौधे हैं या झाड़ी वो पैदा नहीं होती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है और उबड़ खाबड़ असमतल भूमि पर जंगल व घास के मैदान है, जिन पर जंगल, घास के मैदान आदि या वन्य प्राणियों का आश्रय मिल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसा भूमि या जैसा धरातल होगा वैसी वहाँ वनस्पति पाई जाएगी। अब देखो, मान लो समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, तो वहाँ कृषि होगी। और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और उस पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर क्या प्रकृति से जनित कोई
जो भूभाग में पेड़ पौधे हैं या वनस्पति घास वो उगेगी। अब दूसरा पॉइंट है हमारा मृदा। इसी के अंदर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई मिट्टी पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है, यानी अलग अलग वनस्पति का आधार माना जाता है। जैसी वनस्पति जहाँ पाई है तो वो वैसे के वैसे, जैसे अपने क्षेत्र में बांस बिक रहा है वो बिल्कुल नहीं होता, और जिस क्षेत्र में बांस होता है उस क्षेत्र में की मिट्टी कैसी होती है। अपने क्षेत्र में जो कंटीलियाँ झाड़ी होती है, राजस्थान क्षेत्र में कंटीलियाँ झाड़ी होती है, और बहुत से क्षेत्र में सागवान के और अन्य वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे अपने ये भी कह सकते हैं कि सेब के हैं, लीची के हैं, ये पौधे हैं वो वातावरण और मिट्टी को भी प्रभावित करते हैं। मरुस्थलीय की बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत गहरी और शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी शंकुधारी वन पाए जाते हैं। दूसरा है जलवायु प्रभावित करती है। जलवायु में पहला तापमान है। वनस्पति की विविधता विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। तो किस में तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों में प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने की प्रभावित करते हैं। देखिए अब हम हिमालय क्षेत्र में जाएंगे ना, तो हिमालय क्षेत्र में क्या है, हिमालय क्षेत्र में तापमान कम होगा। अब बीच में यहाँ राजस्थान क्षेत्र में आएंगे तो तापमान ज़्यादा होगा इस वर्तमान टाइम में। और हम इसी को हम कहते हैं दक्षिण भाग में जाएंगे तो वहाँ क्या बरसाती मौसम है, और तापमान तो लगभग औसतन जितना रहता है वो 30 डिग्री के लगभग रहेंगे, लेकिन वो क्षेत्र विशेष है वो उसको प्रभावित करता है। क्षेत्र विशेष उसको प्रभावित करेगा। अब क्या है कि उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। अब क्या ये कह सकते हैं तापमान, वातावरण, ठीक है, तो ये सारा का सारा वनस्पति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब उसके बाद में सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। जैसे ऋतु की उस हिसाब से सूर्य का प्रकाश वहाँ आएगा। अब हम कह सकते हैं हमारा सूर्य की अब ऋतु कौन सी, जैसे वर्षा ऋतु चल रही थी, अब ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, या उस समय सूर्य क्या हमारा उत्तरायण की तरफ जाएगा, और उत्तरायण की तरफ जाएगा तो जो उसका तापमान भी बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो समुद्री तल विशेष उसकी ऊंचाई पर निर्भर करेगा वह क्षेत्र विशेष। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण से वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। जितनी गर्मी होगी उतने वृक्ष ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उससे वाष्पोष्ण क्रिया होने के कारण से जो अपने कह सकते हैं वर्षा ऋतु का आगमन होता है। साथ साथ में क्या है कि अपनी जो भोजन की क्रिया है वो भी पूरी कर सकते हैं, और जब भोजन की क्रिया पूरी नहीं होगी तो जो पेड़ पौधे हैं उसमें क्या होगा कि बढ़वार वो बहुत कम होगी। वर्षण भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और पीछे उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र से अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ सघन वन पाए जाएंगे, और जहाँ वर्षा कम होगी तो वहाँ क्या है विरले, यानी जो अपने कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में जो कंटीली झाड़ियाँ वगैरह, छोटे छोटे पेड़ पौधे या वृक्ष वो पाए जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, इतना आवश्यकता क्यों है वनों की, इतनी क्या महत्ता है हमारे जीवन में। तो वन्य जीव विशेष है उनके लिए भी और मानव के लिए वनों को होना बहुत ज़रूरी है। वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है। हम ये कह सकते हैं यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे ना हमारे, तो हमारा जीवन क्या है एक ऐसा बन जाता है, क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लकड़ियाँ प्राप्त नहीं होगी, अनेक प्रकार जो फल फ्रूट है वो नहीं प्राप्त होंगे हमारे, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि हमारे जो रोग जनित क्षेत्र है वो बन जाएगा। वन्य नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वातावरण की गुणवत्ता कौन बढ़ाते हैं, वन ही बढ़ाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। अब मिट्टी की अपरदन को भी रोकते हैं। जहाँ पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी अपरदन बहुत कम होगी। ये सारे उद्योगों के आधार पर हैं, ये बहुत सारे उद्योगों के आधार पर है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पशुओं का पालन करते हैं, और उन पशुओं का पालन करते हैं, उनके चारावाई के लिए क्या है वन विशेष चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वन्य क्षेत्र में रह करके उनकी लकड़ियों का व्यापार करते हैं,
और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बागवानी विशेष करके क्या करते हैं कि अपनी रोज़गार चलाते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, उनकी मुख्य जो आजीविका है वो मान सकते हैं और उनको जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्य के कारण से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। पवन का वेग है उसको कम कर देते हैं, तापमान अधिक होता है उसको भी कम कर देते हैं, और कहते हैं कि ये वर्षा करने में भी सहयोग करते हैं। इससे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। वन्य प्राणी जिनको आश्रय कहाँ मिलता है, वन्य क्षेत्र में मिलता है। प्राकृतिक जो वनस्पति में कई कारणों में से बहुत बदलाव आया। भारतीय क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति में बहुत सा बदलाव आया, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजना, ये सारे के सारे क्या है, ये प्राकृतिक क्षेत्र है उसमें बदलाव आया है। और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण से वन्य क्षेत्र भी कम होते जा रहे हैं। अब पशु की विशेष है, उनका चारा विशेष है, उसकी व्यवस्था के कारण से बहुत से क्षेत्र है उससे वन्य तो कम होते जा रहे हैं। अब ये कह सकते हैं सन 2003 की में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था, 68 लाख वर्ग किमी था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। भारत में बहुत से वन क्षेत्र है वो सही मायने में देखें प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्र को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत में कुछ भागों में मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। यानी मनुष्य अपने हस्तक्षेप से उस वातावरण, उस प्राकृतिक वनस्पति को चेंज कर दी है उसने, फिर बिल्कुल भी निम्न कोटि की हो गई है, यानी बिल्कुल कम हो गई है। अब प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पृथ्वी पर पादपों व जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवों को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। जैसे वनस्पति बदलेगी वैसे ही क्या है, उसका प्राणी का जीवन स्तर भी बदल जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं जैसे हमारे गर्मी आती है तो हम किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और सर्दियों में हमारा जीवन कैसा व्यतीत होता है, वर्षा ऋतु में हमारा कैसा जीवन व्यतीत होता है, वैसे वनस्पति बदलती है तो हमारा जीवन प्रणाली वो भी बदल जाती है। किसी क्षेत्र पादप में प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक वातावरण के अंतर संबंधित होते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है, इन्हें एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मानव कैसे किसी स्थान पर पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य वन्य जीवन और प्रकृति वनस्पति उसको अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। आज औद्योगिकरण के लिए क्या करते हैं कि उद्योग विशेष स्थापित करने के लिए बहुत से क्षेत्र में वनों की कटाई होगी, तो फ़ायदा कौन ले रहा है, मनुष्य ले रहा है, और वन का दोहन कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र विशेष में यदि मान लो कि पेड़ पौधे लगे, हम वहाँ फैक्ट्री स्थापित करें तो पेड़ पौधे को काट देंगे और फैक्ट्री को स्थापित कर लेंगे। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा मनुष्य अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है और अपने लाभ के लिए जो प्राकृतिक जीवन है उसके साथ में खिलवाड़ करता जा रहा है, और ये भी कह सकते हैं वन्य जीव और प्रकृति का नुकसान भी करता जा रहा है। मनुष्य ने अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, वह वृक्षों को काट रहा है, जानवरों को मार रहा है। ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है उसमें असंतुलन पैदा कर रहा है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय भी होता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या जो प्राणी है वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र है वो जीवोम कहते हैं। जीवों की पहचान पादप पर आधारित होती है। क्या होता है कि धरातल पर विशेष प्रकार की वनस्पति है और जो प्राणी विशेष है उसके विशाल पारिस्थितिक तंत्र है उसको हम क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। और जीवोम क्या है, उसको पहचानने पर पादप ही यानी सहायक होती हैं। यानी जीवोम की पहचान पादप पर आधारित रहती है। वनस्पति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और विभिन्न प्रकार की वनस्पति है वो हमें एक अलग क्षेत्र में बांटती है। हम ये कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वनों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं, ठीक है। और इन पेड़ पौधों की अधिकतम कितने 60 मीटर भी ऊंचाई होती है, 40 मीटर भी होती है, ठीक है, 20 मीटर भी होती है। छोटे पौधे 5 मीटर है, झाड़ियाँ भी होती है 1 मीटर की होती है। तो ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग प्रकार की जो जाति हैं, प्रजाति हैं, और वो हमें क्या करती है कि अलग अलग प्रकार से हमें इसका विभाजन करने का भी
विशेषता का विभाजन करने का भी हमारा जो एक क्षेत्र विशेष है वो माना जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो वनस्पति है वो किस प्रकार से सहायक है हमारे। अब ये एक मानचित्र दे रखा है। इस मानचित्र में देखिए कि कौन कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। अब सबसे पहले ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये ऊपर हरा सा रंग का दिखाई देता है, पर्वतीय वन पाया जाता है। और थोड़ा सा इधर राजस्थान की तरफ जाएं, पाकिस्तान क्षेत्र में, तो वहाँ उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। देखिए ये क्षेत्र मानो, ये क्षेत्र माना जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र? ये क्षेत्र। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्र है वो सारा का सारा क्या है? मरुस्थलीय कटिबंधीय है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय वन ये तो मिल गए। उष्णकटिबंधीय सदाहवार वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाहवार वन है। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय जो सदाहवार वन पाए जाते हैं। अब क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये क्षेत्र पाया जाता है, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय इस क्षेत्र को छोड़ करके सारे के सारे। ठीक है, ये अलग अलग विभाजन है क्षेत्र विशेष के कारण से, वर्षा के कारण से और जलवायु के कारण से, यानी अलग अलग इसका विभाजन किया जाता है। तो ये हमारे 5 प्रकार के विभाजन हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय वन है वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है वो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं कि ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, उत्तरी भाग, दक्षिण तमिलनाडु के तट पर सीमित है। अब आपको यहाँ दिखाया था, देखिए ये क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, ये हमारा कौन सा तटीय क्षेत्र है, ये उड़ीसा क्षेत्र है। यहाँ ये वन पाए जाते हैं, यहाँ वे वन पाए जाते हैं। यहाँ क्या है कि बली भांति से ये क्षेत्र विकसित है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुँच जाती है। ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती है। वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों के पतझड़ होने पर कोई निश्चित समय नहीं होता। वृक्ष विषय पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं है, अतः साल भर हरे भरे रहते हैं, यानी पतझड़ है उनमें नहीं आती, सदा बाहर ये रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व में बहुत कुछ आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोन ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी वृक्ष विशेष पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से हम पाए जाने वाले जानवर में से हाथी, बंदर, लेमोर, हिरण ये पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे, इसमें से पश्चिम बंगाल के दलदल क्षेत्र में मिलते हैं ये, यानी इस क्षेत्र में क्या है? ये वन्य जीव रहते हैं और वन्य जीव है वो अपना जीवन यहाँ वहाँ यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त जंगल में कई प्रकार के पक्षी हैं, जैसे चमगादड़, रेंगने वाले हैं, बहुत से यहाँ जो अतिरिक्त जो पक्षी विशेष है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। देखिए आपको यहाँ इसके अंदर दिखा देते हैं। ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, हल्का ग्रीन से, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को छोड़ करके, ये क्षेत्र को छोड़ करके सारे क्षेत्र में, यानी सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत के अंदर। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। वृक्ष शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है, यानी इसमें पतझड़ आती है।
जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र और शुष्क पर्णपाती दोनों में विभाजित है। इनमें से आर्द्र व नम पर्णपाती इन वन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी राज्य हिमालय के गिरिपथ में, झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी घाटों में, पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारी महत्व वाले बहुत से माने जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे जो जाति विशेष है, ये सारे के सारे प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक है। ये प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र में उत्तरी प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। और विस्तृत क्षेत्र में प्राय में सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष भी उगते हैं। और हम ये कह सकते हैं इन जंगलों में पाने वाले जो जानवर है वो शेर है, ठीक है, सुअर है, हिरण है, हाथी, ये सारे पाए जाते हैं। और पक्षी विशेष में छिपकली, सांप, कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ जैव विविधता भी मिलती है इसमें। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे कंटीली वन व झाड़ियाँ जो तीसरा पॉइंट है वो पढ़ेंगे। इतने लिए धन्यवाद।